इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि सबसे पहली बार जब कंपनी आके बोलती है कि उसके शेयर मार्केट में ट्रेड होने चाहिए और कंपनी बोलती है कि उसका अपना स्टेक सेल करना है, उस केस में मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जाके बोलते हैं कि हम इस कंपनी के शेयर सबसे पहली बार खरीदना चाहते हैं जब भी कंपनी लिस्ट होना स्टार्ट होगी। और ऐसे केस में मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा फायदा भी हुआ जब पिछले कुछ आईपीओज आए, जैसे कि आईआरसीटीसी और इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आने वाले 3 बड़े आईपीओस के बारे में। थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि वो आईपीओ, वो कंपनी क्या काम करती हैं, क्या उनका बिजनेस मॉडल है, उनका आईपीओ कब आने वाला है और उनका आईपीओ कौन सी रेंज में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आईपीओ की। सबसे पहला आईपीओ है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो लोगों को अभी तक होता था वो ये था कि उनको लगता था कि एसबीआई कार्ड्स का मेन बिजनेस सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स का है, लेकिन दोस्तों एसबीआई कार्ड्स और एंड पेमेंट सर्विसेज जो कंपनी आने वाले टाइम में लिस्ट होने वाली है, इनका मेन बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स के साथ साथ पेमेंट सर्विसेज का भी है। अब ये पेमेंट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं? अब बहुत से ऐसे वेंडर्स होते हैं जो सर्विसेज या प्रोडक्ट को अपने सेल करते हैं और जिससे जो पैसा रिसीव करते हैं कस्टमर से, वो डायरेक्टली रिसीव नहीं करते। उनके लिए वो किसी ना किसी वेंडर्स का पेमेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो एसबीआई कार्ड्स ऐसे वेंडर्स को अपना पेमेंट सर्विसेज का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे भी उनको रेवेन्यू निकल के आता है। तो एसबीआई कार्ड्स अगर आने वाले टाइम में लिस्ट करेगा, जो कि अभी डेट आ चुकी है, तो आप इसको देख के इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में मेनली अपने आप को पेमेंट गेटवे के साथ साथ क्रेडिट कार्ड में एक्सपेंड करने के बारे में बहुत तरीके से सोच रही है। अगर मैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में बात करूं कि इनका ओनरशिप कैसे और कहां पे डिवाइडेड है, तो एसबीआई कार्ड्स में 76% का ओनरशिप एसबीआई का है और 24% का ओनरशिप कारियल ग्रुप का है। अगर हम एसबीआई कार्ड्स के ओवरऑल साइज की बात करें तो एसबीआई कार्ड्स का जो आईपीओ होगा वो 9000 करोड़ का होगा, जो इसे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ बना देता है एक टाइम पे। अगर मैं इसकी लिस्टिंग डेट की बात करूं तो इसका लिस्टिंग या मतलब कि जब आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो 2 मार्च से लेकर 5 मार्च के बीच में होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसबीआई कार्ड्स अपने पूरे शेयर्स क्या आईपीओ के थ्रू लॉन्च करने वाला है या इनका और भी कुछ प्लान है। चलिए बात करते हैं कि एसबीआई कार्ड्स अपने ओवरऑल शेयर्स को कैसे डिल्यूट करेगा, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि एसबीआई कार्ड्स का जो ओवरऑल आईपीओ होगा वो 9000 करोड़ का होगा, लेकिन यहाँ पे भी एसबीआई कार्ड्स 2 तरीके से अपने स्टेक को डिल्यूट करेगा। सबसे पहला कि वो आईपीओ लेके आएगा जिसमें वो 500 करोड़ तक की वैल्यू तक के शेयर्स को सेल करेगा आईपीओ के थ्रू, लेकिन इसके बाद जो मेजर लेग होगा वो ओएफएस के थ्रू सेल किया जाएगा। अब ओएफएस क्या होता है? ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल। ये कंपनी एक्सचेंज के थ्रू जब अपने मेजर स्टेक को सेल करती है तब ओएफएस के थ्रू सेल किया जाता है। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं ओएफएस का, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है राधाकिशन दमानी का। राधाकिशन दमानी ने जब अपना डीमार्ट के स्टेक को डाइल्यूट किया था तो उन्होंने अपने स्टेक को ओएफएस के थ्रू सेल किया था, और ओएफएस का स्टेक जो हमेशा सेल किया जाता है वो एक्सचेंज के थ्रू सेल किया जाता है, जो नॉर्मली एनएससी और बीएससी पे ट्रेड करते हैं। अगर मैं एसबीआई कार्ड्स के ओएफएस की थोड़ी सी और डिटेल में बात करूं तो एसबीआई कार्ड्स का जो ओएफएस आएगा वो 130.5 मिलियन का होगा, और इसमें से 28% का जो स्टेक आएगा जो ओएफएस में होगा वो एसबीआई का होगा, लेकिन 72% का स्टेक वहां पे कारियल ग्रुप का होगा। अगर इसके बाद मैं थोड़ा सा बात करूं एसबीआई कार्ड्स के बिजनेस के बारे में, तो एसबीआई कार्ड्स का जो कस्टमर बेस है वो 9 मिलियन का है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इसके बाद अगर मैं इनका मार्केट शेयर की बात करूं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड इशुएंस, वहां पे एसबीआई कार्ड्स का जो मार्केट कैप है वो 18% के आसपास का है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स के फाइनेंशियल्स के बारे में कि फाइनेंशियली कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो अगर मैं एसबीआई कार्ड्स के रेवेन्यू के बारे में बात करूं कि कैसे इंक्रीज हुआ था 2018 से 2019 में, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था 35% के आसपास का। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में उनका प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। तो अगर मैं एसबीआई कार्ड्स के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट की बात करूं फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 2019, वहां पे इंक्रीमेंट 36% से ज़्यादा का हुआ है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि एसबीआई कार्ड्स के फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छे से इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया इन्होंने 2019 में एज कम्पेयर टू 2018। चलिए अब बात करते हैं सेकंड आईपीओ की, और जो सेकंड आईपीओ आने वाला है जिसको लेके हम सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो है एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये एक पूरे तरीके से 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, और जिसको प्राइवेटाइज करने का डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया और जिसका अनाउंसमेंट इस बार के बजट में मिसेस निर्मला सीतारमन ने किया, और जिसके बाद लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए ये जानने में कि एलआईसी का बिजनेस मॉडल क्या है और अगर इसका आईपीओ आता है तो हम कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं एलआईसी की बात करूँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो ईयर 2000 तक अगर आपको कभी भी कोई भी लाइफ
इंश्योरेंस खरीदना होता था तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता था LIC का। मतलब कि LIC की यहाँ पे पूरे तरीके से मोनोपोली थी और ईयर 2000 तक ये पूरे तरीके से ऑफलाइन रूट से काम करती थी। मतलब कि अगर आपको कभी भी LIC का कुछ भी खरीदना होता था तो आपको किसी को एजेंट के थ्रू खरीदना पड़ता था। तो LIC का जो एजेंट नेटवर्क था बहुत अच्छा था इंडिया में और ये वन ऑफ द बेस्ट एजेंट नेटवर्क था। अगर मैं ईयर 2000 की बात करूं तो उस टाइम पे LIC का जो एजेंट नेटवर्क था वो 10 लाख का था। मतलब कि अगर आपको किसी भी शहर में किसी भी गांव में कभी भी LIC का कुछ भी खरीदना होता था तो पर्सनल वहां पे कोई ना कोई एजेंट होता था जो आपको उस टाइम पे LIC के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था। ईयर 2000 के बाद इस सेक्टर में बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स का आना स्टार्ट हो गया और इन्होंने भी बहुत अलग अलग तरीकों से अपने इंश्योरेंस प्लान्स को बेचना स्टार्ट किया। लेकिन सबसे अच्छा जो पुश मिला प्राइवेट प्लेयर्स को वो बैंक्स के थ्रू मिला। मतलब कि वो ट्राई करते थे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करने का थ्रू बैंकिंग नेटवर्क। यहाँ पे LIC के पास भी एक बहुत अच्छा मौका था कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को पुश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिसके चलते भी अगर मैं यहाँ पे एक स्टैट्स की बात करूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आज भी LIC इस सेक्टर को कितने अच्छे तरीके से कमांड करती है। तो अगर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर बताऊं तो आपको पता चलेगा कि अगर इंडिया में 100 पॉलिसीज बेची जाती हैं तो उसमें से 76 पॉलिसीज LIC की होती है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग फिगर ये निकल के आती है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको सबसे पहली बार कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो 100 में से 71 लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहली बार LIC से अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। अब ये तो बात होगी कि LIC के बिजनेस मॉडल की, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है जिसके ऊपर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते। आपको ये तो पता है कि LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसने अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनीज में किया हुआ है। तो अगर मैं उन कंपनीज की बात करूँ जैसे कि IDBI बैंक, इसके अलावा ITC और एक और बैंक जैसे कि येस बैंक, ये तीन तो बहुत कम नाम है। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े नाम है जहाँ पे LIC ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मतलब कि अगर ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, इनका प्रॉफिट अच्छा निकल के आएगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा LIC को ही होगा। तो LIC का जो एक बहुत बड़ा चंक इनके जो नेट प्रॉफिट में निकल के आता है वो अलग अलग चीज़ों से निकल के आता है जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। तो अगर आप इसके IPO के बारे में सब्सक्राइब करने के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर भी ध्यान दें कि इन्होंने कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वो कंपनीज आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस में इस कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब निकल के आता है वो ये है कि LIC के IPO का साइज कितना होगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि LIC का जो एक्चुअल वैल्यूएशन होगा वो उस टाइम पे कितना होगा। अगर हम रफ एस्टिमेट करें, डिफरेंट एनालिस्ट के रिपोर्ट्स पे जाएं तो ये माना जा रहा है कि LIC का जो एस्टिमेट होगा उसके वैल्यूएशन का वो 8 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के बीच में होगा और गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 10% का स्टेक सेल करेगी। तो अगर गवर्नमेंट इसका स्टेक 10% से डाइल्यूट करती है और इसका IPO लेके आती है तो इसका IPO का साइज 80,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक का हो सकता है और ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO होगा अगर इस साइज का IPO निकल के आता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी LIC का IPO एक और रीजन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं इस साल के बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने बताया कि उनका जो इस साल का रेवेन्यू टारगेट है वो है 2.1 लाख करोड़ का और उसमें से 1/3 का जो टारगेट है मतलब कि 70,000 करोड़ का वो गवर्नमेंट का LIC के IPO से निकल के आएगा। तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इसका IPO कब आएगा और उस केस में गवर्नमेंट कितना सक्सेसफुल हो पाती है इसका IPO और कितने अच्छे वैल्यूएशन में करने में। चलिए अब मैं बात करता हूं तीसरे IPO की और जो तीसरा IPO आने वाला है वो है बजाज एनर्जी का। बजाज एनर्जी, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं एनर्जी जनरेशन में तो थर्मल जनरेशन में इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और इस सेक्टर में बजाज एनर्जी सिर्फ पावर जनरेशन का काम ही नहीं करती बल्कि दूसरी कंपनीज को फाइनेंसिंग का भी काम करती है। चलिए थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि इनका IPO कैसे आने वाला है और इनका बिजनेस मॉडल कैसे ऑपरेट करता है। अगर हम बजाज एनर्जी की पेरेंट कंपनी की बात करें तो बजाज एनर्जी की पेरेंट कंपनी है बजाज पावर। इसके अलावा बजाज एनर्जी ने अपनी रेड हेरिंग पेपर्स को फाइल कर दिया है जो कि एक स्टार्टिंग प्रोसेस होता है IPO फाइल करने का और उसमें उन्होंने बताया कि जो अपना IPO लेके आएंगे वो 5,400 करोड़ के आसपास का होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। तो मेरे पास इसका डेटा फाइनेंशियल ईयर 17 और 18 का है जिसको हम कंपेयर करके थोड़ा देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेवेन्यू का। तो बजाज एनर्जी को जो रेवेन्यू था वो फाइनेंशियल ईयर 2017 में अराउंड 6,500 करोड़ के आसपास था, लेकिन 2018 में वो बढ़ के हो गया 7,200 करोड़ के आसपास। मतलब कि यहाँ पे ठीक ठाक इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेवेन्यू के साथ इनका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ। तो अगर मैं इनके प्रॉफिट की बात करूँ तो दिसंबर 2017 में बजाज एनर्जी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जो डिटेल में दिया गया है कि इनका लॉस था 101 करोड़ के आसपास। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करूँ तो ये लॉस मेकिंग कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाती है और ये अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करती है 47.52 करोड़ के आसपास का।
तो दोस्तों ये जो वीडियो हम लेके आए थे, हम आईपीओस के ऊपर लेके आए थे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कौन कौन से आईपीओस आने वाले हैं, और हमने थोड़ा डिटेल में बात करने का ट्राई किया कि आपको एक थोड़ा सा डिटेल में मिले कि क्या आपको आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बजाज एनर्जी के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, जैसे अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि इसका रेवेन्यू आने वाले टाइम में कैसे इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनके तक भी फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।